दोस्तों शिवांश स्टडी के YouTube चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटी की सीरीज बहुत लगातार तरीके से चल रही है। आज की वीडियो में हम 18वें वीडियो पे यहाँ पर बात करने वाले हैं और आज हम भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बहुत ही डिटेल से यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, आपने आज तक इतना डिटेल वीडियो प्रधानमंत्री का नहीं देखा होगा। मैं एक एक प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बारे में और उनके कार्यकाल के दौरान जो जो घटना हुई है मैं उन पर पूरी डिटेल से यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको शुरू से लेकर एंड तक जरूर दिखेगा। हर बार की तरह मैं वीडियो के एंड में मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा जिनके आंसर आपको इस वीडियो सेक्शन में देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले उनके आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री, मैं आपको प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बातें पहले बता दूं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री के बारे में यहाँ पर चर्चा मिलती है। हालांकि प्रधानमंत्री शब्द तो संविधान में लिखा ही नहीं गया है। जी हाँ, प्रधानमंत्री की जगह पर एक शब्द का उपयोग हमारे संविधान में किया जाता है, बहुमत दल का नेता। जी हाँ, अगर आप इन शब्दों को तोड़ेंगे तो इसका मतलब इनडायरेक्टली मतलब यहाँ पर प्रधानमंत्री ही होता है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री शब्द के स्थान पर बहुमत दल का नेता, एक ऐसा नेता जिसके दल को क्या मिला हुआ है, बहुमत मिला हुआ है, तो वो बहुमत दल का नेता ही देश का क्या कहलाता है, प्रधानमंत्री यहाँ पर कहलाता है। दूसरा, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है, ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री का कभी भी चुनाव नहीं होता है, प्रधानमंत्री की हमेशा से नियुक्ति होती आई है और ये जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर की जाती है। अगली अगर बात करें प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बारे में अगर बात करते हैं तो कोई भी अगर मंत्री बनता है तो या तो वो मंत्री लोकसभा से बनेगा या वो राज्यसभा से बनेगा। मतलब मंत्री होने के लिए आपको या तो लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है या फिर वो राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। अच्छा, अगर जब मंत्री पद की शपथ ले लेता है और अगर आप सदस्य नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, आपको 6 महीने का समय यहाँ पर दिया जाता है। इन 6 महीनों के भीतर वो सदस्य या तो लोकसभा की सदस्यता ग्रहण कर ले या फिर वो राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर ले। अच्छा, अगर दोनों की सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाता है तो 6 महीने में फिर उसका मंत्री पद यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, समाप्त यहाँ पर कर दिया जाएगा। अब मैंने अभी बताया आपको, मंत्री बनने के लिए या तो आप लोकसभा से होनी चाहिए या राज्यसभा से होनी चाहिए। मान लीजिए हम प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु के बारे में वर्णन मिलता है, तो प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कहां से हो सकती है, लोकसभा से हो सकती है, क्योंकि वो लोकसभा का सदस्य हो सकता है। और अब ये बात जानते हैं कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने साल है, 25 साल है। तो इस बिहाफ पर प्रधानमंत्री बनने की भी न्यूनतम आयु कितने साल हो जाएगी आपका, 25 साल। ये 25 साल आयु प्रधानमंत्री बनने की नहीं है, ये 25 साल आयु लोकसभा का सदस्य यहां पर बनने की है। लेकिन अगर इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु का प्रावधान कितने साल किया गया है, तो प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु का जो प्रावधान है वो 25 साल यहां पर किया गया। अगला क्वेश्चन, अगर प्रधानमंत्री जी बीच कार्यकाल में त्यागपत्र दे देते हैं या प्रधानमंत्री की मौत हो जाती है तो ऐसे समय मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। जी हाँ, जितनी भी मंत्री परिषद है वो मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा और नए मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा और पार्टी के किसी एक सदस्य को नए प्रधानमंत्री का दर्जा यहां पर दे दिया जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में होगी। कुछ समय के लिए कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हैं और कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाए जाने के बाद उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को फिर प्रधानमंत्री का पद यहां पर दिया जा सकता है। आई होप आपको इतनी सारी बातें प्रधानमंत्री के बारे में समझ में आएगी। अब हम भारत के प्रमुख छोड़िए, मैं आपको सारे के सारे प्रधानमंत्री के बारे में यहाँ पर याद करवा दूंगा। चलिए तो बिना टाइम गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। अब जवाहरलाल नेहरू के बारे में बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक तो देश के पहले प्रधानमंत्री जी रहे, ठीक है, टोटल मिला के 4 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। जी हाँ, अब आप बोलेंगे साहब हमने तो 3 बार सुना है। आपने 3 बार सुना है वो चुनाव के बाद में, याद कीजिए जब अंतरिम सरकार का गठन यहाँ पर किया गया था तो अंतरिम सरकार के गठन के समय भी जवाहरलाल नेहरू ही देश के क्या हुआ करते थे, प्रधानमंत्री जी हुआ करते थे। इसलिए जवाहरलाल नेहरू जी कुल अगर पूछते हैं हमसे तो कुल कितनी बार शपथ लिए, 4 बार। 3 बार तो चुनाव जीतकर शपथ ली उन्होंने और 1 बार अंतरिम सरकार के जब प्रधानमंत्री बने थे तब भी देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ही हुआ करते थे। इसलिए 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कनेक्ट कीजिएगा। अब देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री, दूसरा इनके नाम पे एक रिकॉर्ड है जो रिकॉर्ड अभी तक यहां पर बरकरार है कि देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री जी रहे हैं। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू जी देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का जो रिकॉर्ड है वो आज भी जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर ही है। तो सबसे लंबे समय तक, सबसे अधिक समय तक देश के क्या रहे हैं, प्रधानमंत्री यहां पर रहे। नेहरू जी के समय पर ही, जवाहरलाल नेहरू जी के समय पर ही 15 मार्च 1951 को योजना आयोग का गठन यहां पर किया गया था। जी हाँ, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन जिनके द्वारा पंचवर्षीय योजना यहां पर बनाई जाती थी। आपने सुना होगा पंचवर्षीय योजना के बारे में। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने योजना आयोग को समाप्त करके गठन किया गया नीति आयोग का। तो अपन जब नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करेंगे तो पढ़ेंगे नीति आयोग के बारे में, याद कीजिए। तो 15 मार्च 1950-51 को योजना आयोग का गठन यहां पर किया गया था। नेहरू जी के समय पर ही राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, याद कीजिए 1956। हमने भाग नंबर 1 में इस बात को बहुत डिटेल से पढ़ा है। 1 नवंबर 1956 7वां संविधान संशोधन, 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश, मैंने बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया, सभी को जानकारी होगी। इसमें 3 सदस्य हुआ करते इस बारे में। तो योजना आयोग का गठन और राज्य पुनर्गठन आयोग किसके समय पर बनाए गए, जवाहरलाल नेहरू समय बनाया गया। अगला गोवा मुक्ति दिवस, आप सभी को जानकारी होगी 19 दिसंबर 1961
गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से आजाद करवाया गया था। ऑपरेशन विजय यहाँ पर चला गया था क्योंकि गोवा में उस समय भी पुर्तगालियों का कब्जा हुआ करता था। तो इस बिहार पर 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगाल कब्जे से आजाद कराया गया। उसके समय भी देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी मिलेंगे। और सबसे दुखद घटना 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ था। जी हाँ, 1962 के भारत चीन युद्ध के समय पर भी देश के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? जवाहरलाल नेहरू जी ही यहाँ पर हुआ करते थे। तो किसी भी घटना से घुमा फिरा के पूछ सकते हैं कि इस घटना के समय पर देश के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे। इस घटना के समय, इन सभी घटनाओं के समय पर देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी रहते, जिसका कार्यकाल अगर अपन टोटल बात करें तो 1947 से लगाकर 1963 था। लेकिन अगर अपन सरकार की बात करेंगे चुनाव के बाद में, देश का संविधान बनने के बाद की अगर बात करते हैं तो फिर ये कार्यकाल 1952 से लगाकर 1963 यहां पर रहेगा। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। चलिए, अब जवाहरलाल नेहरू जी वो प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु अपने ही पद पर रहते हो गई थी। जी हाँ, नेहरू जी की मृत्यु अपने ही पद पर रहते हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि वो इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। वो अपने देश को गिरता हुआ नहीं देख सकते थे। तो वो देश हारा, जब चाइना से युद्ध हारा तो वो ये हार नहीं बर्दाश्त कर पाए। वो सदमा बहुत गहरा लगा उनको और उसके कारण से उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु यहाँ पर हो जाती है। और उसके बाद भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं गुलजारी लाल नंदा। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। देश के लिए, देश के सबसे पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी को बनाया गया। और ये पहले भी नहीं थे, ये दूसरे भी वापस बनेंगे। जी हाँ, एक बार फिर एक प्रधानमंत्री की और भी मृत्यु होगी तब भी इनको बनाया जाएगा। मैं आपको पॉइंट कनेक्ट करूंगा। तो गुलजारी लाल नंदा जी देश के सबसे पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद में अगले प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? तो गुलजारी लाल नंदा एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर यहां पर बने थे कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में। अब जो अगला नंबर आया वह है लाल बहादुर शास्त्री जी का। अगर अपन व्यक्तियों के तौर पर गिनेंगे तो तीसरे नंबर के व्यक्ति रहेंगे। प्रधानमंत्री के तौर पर अगर गिनेंगे तो दूसरे नंबर के व्यक्ति यहां पर आएंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी देश के क्या बने? प्रधानमंत्री बने। अब देश संकट में था क्योंकि देश अभी अभी युद्ध हारा था, तो देश उस हार को यहां पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री का एक नारा बड़ा फेमस है, जय जवान जय किसान। जी हाँ, जवान देश की रक्षा करे और किसान देश में फसल उगाए, क्योंकि उस समय हमारे देश में दोनों की बहुत आवश्यकता थी। वो समय चल रहा है देश में जब खाद्यान्न संकट आ चुका है। जी हाँ, ये वो समय है जब पूरे के पूरे देश में खाद्यान्न संकट आ चुका है, देश में खाने की बहुत ज्यादा किल्लत पड़ चुकी है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी रेडियो पर आकर सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि देश का हर व्यक्ति सप्ताह में एक दिन उपवास करेगा। जी हाँ, हमारे देश ने वो समय भी देखा है दोस्तों जिसमें हर व्यक्ति एक दिन उपवास यहां पर करता था, क्योंकि तो एक दिन जब वो उपवास करेगा तो उसकी जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति यहां पर खा पाएगा। तो यही अनाउंसमेंट लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा रेडियो पे यहां पर की गई थी। अगला 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया था। पाकिस्तान को लगा कि भारत अभी अभी युद्ध हारा है 1962 में, तो इस बात का बदला लिया जाएगा। तो वो हो सकता है कि भारत इस बार भी हार जाए, लेकिन पाकिस्तान से हम नींद में भी जीत सकते हैं, पाकिस्तान को हम कभी भी हरा सकते हैं हमारे। तो 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, लेकिन ये युद्ध भी भारत जीत गया था। सारा गुस्सा हमने चाइना का सारा गुस्सा किस पर फोड़ दिया? पाकिस्तान पे फोड़ दिया। 1962 भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और भारत इस युद्ध में क्या रहा था? विजय रहा था। और मैंने अभी बताया आपको, ये वो समय चल रहा है जब देश में खाद्यान्न संकट, क्योंकि दो युद्ध हो चुके हैं। जी हाँ, दो युद्ध हुए हैं, इसके बाद अकाल पड़ गया भारत में। ये वही समय चल रहा है। अभी समय हमको फसल को ज्यादा प्रमोट करना बहुत जरूरी है। इस समय हरित क्रांति की यहाँ पर शुरुआत हुई थी। आपने सभी ने नाम सुना होगा MS स्वामीनाथन साहब का। तो हरित क्रांति की शुरुआत इस समय पर की गई थी। नॉर्मन बोरलॉग और MS स्वामीनाथन साहब ने भारत में हरित क्रांति की बहुत बढ़ चढ़कर यहाँ पे भाग लिया और देश में जो खाद्यान्न का संकट है उसको धीरे धीरे दूर किया गया। इसी के समय पर देश में दुग्ध क्रांति की भी शुरुआत हुई। आपने नाम सुना होगा वर्गीस कुरियन साहब का। वर्गीस कुरियन के समय पर दुग्ध क्रांति की शुरुआत की। तो दोनों क्रांतियां, हरित क्रांति और दुग्ध क्रांति, दोनों की शुरुआत लाल बहादुर शास्त्री जी के समय पर भी की गई थी। लाल बहादुर शास्त्री के समय पर मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा। जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो उनकी जो धोती उन्होंने पहना था उसमें छेद हुआ करता था। जी हाँ, लोगों ने टोक दिया कि आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, अब तो अपनी धोती चेंज कर लीजिए। उन्होंने कहा कि यही मेरी हालत और यही मेरे देश की हालत है। मैं जब तक देश की हालत ठीक नहीं कर देता मैं ऐसा ही रहूंगा। मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं देश का एक सेवक हूं। सोचिए, इतने कठोर शब्द किसी प्रधानमंत्री के मुंह से आप सुन लेंगे। आज देश का कोई सरपंच बन जाता है भैया इसका क्यों लग जाएगा। देश का प्रधानमंत्री जी जो है, देश के प्रधानमंत्री की जो शपथ ले रहे थे धोती फटी हुई थी। सोचिए, उसके बाद उनकी माता जी को यह बात पता ही नहीं थी कि लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री है। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि मैं एक रेलवे का कर्मचारी हूं। सोचो, उन्होंने अपनी माता तक नहीं बताया। और जब उनसे बाद में पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा था कि मेरी माता मेरे परिवार वालों को रिकमेंड करेगी कि जॉब कहीं ना कहीं दिला दी, इसलिए मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने अपनी माता को बताया ही नहीं कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं। मैंने उनको ये बताया कि मैं देश में खाली रेलवे में छोटा मोटा कर्मचारी हूं। सोचिए कि इतनी बात की जानकारी उनकी माता तक को नहीं थी। इतने महान लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। और तीसरा, ताशकंद समझौता। जी हाँ, 1965 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, इस युद्ध को समाप्त करने के लिए रशिया ने मध्यस्थता करी थी। रशिया ने दोनों भारत पाकिस्तान को बीच में मध्यस्थता करवाया और ये मध्यस्थता को ताशकंद समझौता कहते हैं, जो 10 जनवरी 1965 में यहां पर हुआ था। लेकिन ये ताशकंद समझौते में जो जितनी भी जमीन भारत ने छीनी थी, भारत
पाकिस्तान को मारते मारते बहुत आगे तक पहुंच चुका था और हमको लगा था कि अब ये जमीन सारी हमारी हो जाएगी, भारत इस क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा। लेकिन रशिया, जिसने हमारा बहुत साथ दिया, रशिया ने बोला कि भारत आपको पीछे हटना पड़ेगा। पीछे हटने की वजह से हमको पीछे हटाया गया। पीछे हटने की वजह से लाल बहादुर शास्त्री जी जो पूरा जो हार हुई थी, मतलब हार एक तरीके से हमारा जो नुकसान हुआ था, अब अगर हम आगे बढ़े होंगे तो हमारे ज्यादा सैनिक भी तो मरे होंगे, हमारी ट्रेजेडी ज्यादा हुई होगी। तो इस बात का सदमा सारा का सारा पूरे देश वालों ने किस पे फोड़ दिया? लाल बहादुर शास्त्री फोड़ दिया। वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाए और उस ताशकंद समझौते के तहत ही उनकी क्या हो जाती है? आपका मृत्यु। खैर, उनकी मौत आज भी बहुत मिस्ट्री यहाँ पर मानी जाती है। जिस प्रकार सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु मिस्ट्री मानी जाती है, उसी प्रकार लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु भी एक बहुत मिस्ट्री बात यहाँ पर मानी जाती है। तो ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 में होता है, जिसके तहत लाल बहादुर शास्त्री जी क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि ताशकंद समझौते के तहत देश के कौन से प्रधानमंत्री की मौत हुई थी? अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हुई, उसके बाद वापस से गुलजारीलाल नंदा को ही देश का वापस से क्या बना गया था? कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना गया था। तो नेहरू जी बने थे तब भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा बने थे। बाद में लाल बहादुर शास्त्री की मौत हुई तो फिर से गुलजारीलाल नंदा जी को बनाया गया और फिर फाइनली देश की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री यहां पर बनती है। तो देश की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? इंदिरा गांधी को यहां पर बनाया गया। उसके बाद इंदिरा गांधी ने अपने समय पर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण यहां पर कर दिया गया। 1969 वो समय है जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये वो समय चल रहा है जब देश में कई सारी बैंकें खुल रही है। तो सरकार ने इतनी सारी बैंकों को कंट्रोल करने के लिए उनका नेशनलाइजेशन कर दिया। नेशनलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है वो बैंक सारे के सारे कौन चलाएगी? सरकार यहां पर चलाएगी। उन सभी बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। लोगों को, जिन जिन का प्राइवेट लोगों का पैसा था, उनको पैसा देकर पूरी बैंकों को सरकार ने अपने अधीन कर लिया। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस समय किया गया था? 1969 में किया गया था। किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की यहां पर सरकार थी। अगला 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया। फिर से युद्ध हो गया, फिर आ गया पाकिस्तान मार खाने के लिए। इस बार हमने पाकिस्तान को इतना मारा कि पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान तोड़ के अलग कर दिया और एक नए देश का नाम दिया। देश का नाम रखा गया बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश का जो निर्माण है वो इंदिरा गांधी के समय पर ही हुआ है। और उस समय इंदिरा गांधी ने जो जज्बा दिखाया था, इंदिरा गांधी ने जो इतना साहस, इतना बल दिखाया था, वो बहुत सराहनीय था। बहुत लोगों ने दुर्गा का संज्ञा दिया था। सोचो, विपक्ष में बैठे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि इंदिरा गांधी दुर्गा है। इतना भयानक काम इंदिरा गांधी ने किया था, पूरी दुनिया कांप गई थी। पूरी दुनिया कांप गई थी उस समय। आपका 1971 में पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था उस समय पर देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उसी समय पर एक देश का निर्माण किया गया था, बांग्लादेश का। अगला, गरीबी हटाओ का नारा इस समय दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी और 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा यहां पर दिया गया था। अगला, परमाणु परीक्षण यहां पर कर दिया था। इसको पोखरण फर्स्ट के नाम से भी यहां पर जानते हैं। इंदिरा गांधी चाहती थी कि भारत परमाणु संपन्न देश यहां पर होना चाहिए और इंदिरा गांधी ने पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण करने का प्रयास किया, लेकिन वो परमाणु परीक्षण विफल रहा था। इसके बाद अमेरिका ने भारत पे बहुत सारे सेंक्शन यहाँ पर लगाए थे। उसके बाद 1971 में आपातकाल लगाया गया। यहाँ आपको बात जानकारी होगी, जो तीसरा आपातकाल लगाया गया था, जो आंतरिक अशांति के बिहाफ पर जो तीसरा आपातकाल लगाया गया था, वो आपातकाल भी इंदिरा गांधी के समय पर ही यहाँ पर लगाया गया था। इसके ऊपर बहुत सारी लोगों ने बहुत उंगलियां उठाती इसके ऊपर। आपका इसका चर्चा कोई बाद में करेंगे अपन। अगला, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, जिसे इतने संविधान संशोधन किए गए थे, इतने चेंजेस किए गए थे, अपने आप में मिनी संविधान यहाँ पर कहते हैं। तो ये जो मिनी संविधान है ये कब हुआ था? आपका इंदिरा गांधी के समय पर ही हुआ था, जो सन 1976 यहाँ पर चल रहा है। तो इंदिरा गांधी के समय पर ही 42वें संविधान संशोधन यहाँ पर किए गए थे। आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर समझ में आए होंगे। अगला, देश के प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। जी हाँ, आपातकाल हटने के बाद मोरारजी देसाई ये बात को साबित करने में सक्षम रहे कि इंदिरा गांधी ने केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश को आपातकाल की आग में झोंक दिया था। इस बात से लोगों का गुस्सा फूटा इंदिरा गांधी के खिलाफ और जब चुनाव हुए तो वापस से मोरारजी देसाई देश के क्या बन गए? प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन मोरारजी देसाई साहब भी लंबे समय सरकार चला नहीं पाए। 1977 से 1979 तक ही देश के प्रधानमंत्री बन पाए। मोरारजी देसाई के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देश के सबसे बूढ़े प्रधानमंत्री, सबसे बुजुर्ग। जी हाँ, देश के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री यहाँ पर है। एक बात और मैं आपको बता दूं, मोरारजी देसाई वो प्रधानमंत्री है जिनको भारत का सम्मान, भारत रत्न तो मिला ही है, भारत रत्न के साथ में इनको पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान भी यहाँ पर दिया गया। जी हाँ, पाकिस्तान दुश्मन देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान देश के प्रधानमंत्री को दिया था। प्रधानमंत्री हुआ करते थे मोरारजी देसाई। अगला, देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू जी देश के कांग्रेस के प्रधानमंत्री है। लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस की सरकार थी। इंदिरा गांधी कांग्रेस सरकार थी। पहली बार देश में जनता पार्टी की सरकार यहां पर बनी थी। जनता दल ने अपने सभी सांसदों को इकट्ठा करके सरकार यहां पर बनी, लेकिन वो सरकार जरा समय चल नहीं पाएगी। तो जनता दल की देश में पहली बार क्या बनती है? आपका सरकार बनती है। और 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया। जो गड़बड़ 42वें संविधान संशोधन में हुई थी वो सभी गड़बड़ों को ठीक करके 44 अमेंडमेंट किया गया। तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो किया गया था वो मोरारजी देसाई के समय पर किया गया था। मोरारजी देसाई के समय पर एक चीज घटना हो रही हुई थी कि अभी तक जो पंचवर्षीय योजना चलती थी,
मोरारजी देसाई ने इस 25 वर्षीय योजना को बंद करके एक एक साल के प्लान चलाए और एक एक साल के प्लान को अनवरत योजना या रोलिंग प्लान के नाम से भी यहां पर जाना जाता है। जी हाँ, तो क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि 5 साल की योजना खत्म करके एक एक साल की योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो वो योजना मोरारजी देसाई साहब के द्वारा यहाँ पर शुरू की गई थी। इसको अनवरत प्लान या रोलिंग प्लान के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। तो ये 3 साल यहाँ पर योजना चलाई गई थी। अगला, मोरारजी देसाई साहब के बाद में वापस से देश के प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह कार्यकाल ज्यादा समय ले नहीं पाया, 79 से 80 तक ही कार्यकाल दे पाया। हाँ, ये किसान नेता यहाँ पर हुआ करते थे। चौधरी चरण सिंह जी कौन से नेता थे? आपके किसान नेता यहाँ पर हुआ करते थे और ये कभी भी लोकसभा में यहाँ पर गई नहीं। तो क्वेश्चन बहुत बनता है कि वो देश के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो कभी लोकसभा नहीं जा पाए। लोकसभा नहीं जा पाए मतलब इतने कम समय देश के प्रधानमंत्री रहे कि वो कभी लोकसभा जा ही नहीं पाए। एक साल से कम ही प्रधानमंत्री थे। और एक क्वेश्चन मैं आपको यहां से देना चाहूंगा, किसान दिवस जो चौधरी चरण सिंह जी के बर्थडे पर मनाया जाता है तो वो कितनी तारीख को यहाँ पर मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा ताकि आप खुद सर्च करेंगे तो इस बात की जानकारी आपको मिलेगी। तो किसान दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो चौधरी चरण सिंह जी का बर्थडे के दिन ही देश में किसान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि देश के बहुत फेमस किसान नेता यहाँ पर हुआ करते थे। चौधरी चरण सिंह जी के बाद वापस से देश में सत्ता में इंदिरा गांधी और 80 से 84 तक देश की प्रधानमंत्री यहाँ पर रहेगी। इस समय 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण फिर से किया गया 1980 में। 6 बैंक, तो ध्यान दीजिए, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1980 में। ये दोनों के दोनों राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय पर यहां पर किए गए थे। अगला, ऑपरेशन ब्लू स्टार। जी हाँ, 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार। जनरल सिंह भिंडरावाला नामक व्यक्ति ने अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है उस पर कब्जा कर लिया था। जी हाँ, कब्जा करने के लिए इंदिरा गांधी ने आर्मी भेजी और आर्मी ने उन सभी आतंकवादियों को वहां से निकाला। जनरल सिंह भिंडरावाला की हत्या कर दी, जिस चक्कर में जितने भी सिख कम्युनिटी के लोग थे वो सारे के सारे इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गए थे। और इन्हीं वजह से 1984 में इंदिरा गांधी के ही 2 बॉडीगार्ड, जिन्हें सतवंत सिंह और बलवंत सिंह, यहाँ पर जिसे आपने संता बंदा के नाम से जाना होगा, तो 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को उन्हीं के बॉडीगार्डों ने गोली मार दी और इंदिरा गांधी की मृत्यु यहाँ पर हो जाती है। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद देश के प्रधानमंत्री बने उन्हीं के सुपुत्र, नाम दिया राजीव गांधी। जी हाँ, राजीव गांधी जी 84 से लगाकर 89 तक देश के क्या रहे? प्रधानमंत्री रहे। राजीव गांधी जी के बारे में 2 बात सबसे इंटरेस्टिंग है। जब भी राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने थे, सबसे ज्यादा मतों से चुनाव जीते थे। अभी तक कोई भी इनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। 400 से ज्यादा सीटें लेके आए थे लोकसभा में। जी हाँ, याद कीजिए, वर्तमान सरकार ने एक वादा किया था आपकी बार 400 पार, लेकिन सरकार बनाने तक के लाले पड़ गए। राजीव गांधी जब देश में चुनाव लड़ना शुरू किए तो राजीव गांधी जी ने 400 से ज्यादा सीटें, और यह रिकॉर्ड आज तक राजीव गांधी जी के नाम पर यहां पर है। दूसरा, राजीव गांधी जी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री है। ध्यान दीजिए, मैंने अभी बताया आपको कि मोरारजी देसाई साहब देश के सबसे बूढ़े प्रधानमंत्री यहां पर है। वहीं जो राजीव गांधी जी है वो देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री, 40 साल की उम्र में देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। जी हाँ, अब 40 साल में व्यक्ति को युवा, लेकिन हाँ, इनसे पहले कोई बना भी नहीं है तो इनको ओबीसी बातें बोल सकते हैं। तो 40 वर्ष में राजीव गांधी जी देश के क्या बने? प्रधानमंत्री जी बने। अच्छा, राजीव गांधी के समय पर ही 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में गैस त्रासदी यहाँ पर हो गई थी। आपने सभी सुना होगा, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव यहाँ पर हो गया था। यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम हुआ करता था रिचर्ड एंडरसन इस कंपनी का मालिक था, जो भाग गया था। बाद में इसके ऊपर केस चल रहा है, लेकिन 2017 में व्यक्ति की मौत हो गई। केस अभी भी चल रहा है, भोपाल गैस त्रासदी केस अभी भी हाई कोर्ट में चलता है, लेकिन व्यक्ति की मौत हो गई। अगला, 1986 में नई शिक्षा नीति लाई गई। जी हाँ, भारत में नई शिक्षा नीति राजीव गांधी के समय पर लाई गई थी 1986 में। अगला, कंप्यूटर युग की शुरुआत यहाँ पर होगी। जी हाँ, भारत में टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर की शुरुआत किसके समय पर मानी जाती है? राजीव गांधी जी। राजीव गांधी बहुत ओपन माइंडेड प्रधानमंत्री, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे। वो चाहते थे कि देश में सारी चीजें उसके समय पर होनी चाहिए, इसलिए राजीव गांधी ने देश में कंप्यूटर की शुरुआत करी। अगला, 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ था, इसके तहत मतदाताओं की आयु को 21 साल से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 साल कर दिया गया। जी हाँ, मूल संविधान में मतदाताओं की आयु को 21 साल यहाँ पर डिफाइन किया गया था। राजीव गांधी जी ने 61वां संविधान संशोधन किया 1989 में, और इसके तहत मतदाताओं की आयु को 21 साल से घटाकर कितना कर दिया? 18 साल, जो कि वर्तमान में आपको पता होगा 18 साल के नाम से यहाँ पर जानी जाती है। अगला, देश के प्रधानमंत्री बनते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। राजीव गांधी ने अपना पूरा 5 साल कार्यकाल पूरा किया। अब विश्वनाथ प्रताप सिंह, अब यहां से विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की बात से अब देश में अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। जी हाँ, अस्थिरता आएगी, कई सारे प्रधानमंत्री समय दौरान बनेंगे। अब 1990 से लगाकर लगभग 2000 कार्यकाल ऐसा रहेगा जो बहुत कम समय के लिए देश के कई सारे प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके कई सारे कारण हैं। इसके कारण में से एक कारण मैं आपको बताना चाहूंगा, खाड़ी युद्ध हो रहा है। एक तो खाड़ी युद्ध मतलब इराक, ईरान, कतर, कुवैत, ये सारे के सारे देश आपस में लड़ रहे हैं। इन सभी देशों के आपस में लड़ने से तेल की कीमत, जिस प्रकार अभी ईरान में हो रहा है, ईरान अमेरिका लड़ रहे हैं, उसी प्रकार ये अमेरिका और उस समय कुवैत, इराक, ईरान सब लड़ रहे थे। उसके कारण भी पूरी दुनिया में महंगाई का यहाँ पर संकट आना पड़ा था। तो यही इंपैक्ट भारत में पड़ा, और भारत में साथ ही साथ में अस्थिरता आने वाली है, क्योंकि 1991 के पहले जो भारत इकोनॉमी हुआ करता था वो
क्लोज इकोनॉमी था। हम ना सामान बाहर भिजवाया करते थे, ना सामान मंगवाया करते थे। हमारी इकोनॉमी जो थी बंद इकोनॉमी थी। इस वजह से हमारे देश पर बहुत ज्यादा कर्जा हो जाएगा। तो ये जो 1990 से लगाकर 2000 का कार्यकाल रहेगा, ये बहुत अनस्टेबल रहेगा। इस बात की चर्चा करते हैं। देखिए, विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बने 1989 से 1990 तक ही बन पाए। एक साल के लिए देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इन्होंने मंडल आयोग की सिफारिश को देश में लागू कर दिया। मंडल आयोग ने सिफारिश किया था कि देश में सेंट्रल गवर्नमेंट में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए। तो मंडल आयोग की सिफारिश को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया और केंद्रीय नौकरियों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की घोषणा यहां पर कर दी। अगला 1990 में इन्हीं के समय पर राम जन्मभूमि का मुद्दा भी आया था। हाँ, एक ये मुद्दा भी है, देश में अस्थिरता होने वाली है राम जन्मभूमि का, और जिसमें देश में राजनीतिक अस्थिरता यहां पर आ गई थी। और देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। जी हाँ, देश के पहले से ऐसा प्रधानमंत्री, क्योंकि गठबंधन की सरकार से प्रधानमंत्री बने थे। अब गठबंधन ने अपना सपोर्ट खींच लिया, अपना सपोर्ट खींचा तो सरकार गिर गई। तो ये देश के पहले से प्रधानमंत्री हैं जो अपना विश्वास हासिल नहीं कर पाए थे। नाम मिलेगा विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये लोकसभा में अपने विश्वास को हासिल नहीं कर पाए थे। विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव जब पढ़ेंगे हम बहुत डिटेल से इस बारे में चर्चा करेंगे। विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद देश के प्रधानमंत्री बनते हैं चंद्रशेखर जी। ये भी जरा समय देश के प्रधानमंत्री नहीं पाएंगे। 1990 से 1991 तक ये भी देश के प्रधानमंत्री रहे। मैंने बताया आपको, इनके समय पर देश में खाड़ी युद्ध शुरू हो चुका है, देश में आर्थिक संकट आ चुका है। 1991 का समय चल रहा है हमका। इसमें विदेशी मुद्रा में भारी क्या हो गया, ये कमी हो गई है। ये वो बहुत देश के लिए बहुत क्रूशियल समय चल रहा है। यहाँ पे दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, भारत में खाद्यान्न के संकट यहाँ पर आ चुके हैं। बाद में आपने एलपीजी पॉलिसी बना सुना होगा, वो सब देश में लागू होने वाली है। तो वो चंद्रशेखर जी के समय पर बहुत देश में गड़बड़ हो गई थी। चंद्रशेखर जी के बाद फाइनली देश के प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह। वीपी सिंह के समय से यहाँ से सरकार थोड़ी स्टेबल होना शुरू होगी, क्योंकि वीपी सिंह के समय पर एलपीजी पॉलिसी यहाँ पर लाई गई थी, नई आर्थिक नीति यहाँ पर लागू की गई थी। आर्थिक नीति में आपने सुना होगा एलपीजी पॉलिसी के बारे में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मतलब भारत अब से दुनिया में सामान भेजेगा भी और दुनिया में से सामान मंगवाएगा भी। भारत की इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी हो चुकी है। पहले 1991 के पहले सारे काम सरकार यहाँ पर किया करती है, लेकिन अब से प्राइवेट लोगों को भी मौका दिया जाएगा कि प्राइवेट व्यक्ति भी अपना खुद का बिजनेस यहाँ पर चला सकता है। इसी के समय पर वीपी सिंह जी के समय पर ही 73 और 74 संविधान संशोधन, जी हाँ, आपको सभी को पता होगा, पंचायत और नगर पालिका गठन यहाँ पर किया गया। तो वो दोनों संशोधन किसके समय हुए थे? वीपी सिंह जी के समय हुए थे। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं कि 73वें 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? तो वीपी सिंह जी यहाँ पर हुआ करते थे। इन्हीं के समय पर एच एस आरसी मानवाधिकार आयोग का गठन भी किसके समय पर हुआ था? वीपी सिंह जी के समय पर यहाँ पर हुआ था। ये सारी घटनाएं देश के वीपी सिंह जी के समय पर प्रधानमंत्री थे जब हुई थी। अगले देश के प्रधानमंत्री बनते अटल बिहारी वाजपेयी। पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, लेकिन केवल 13 दिनों में अपनी सरकार गिर जाती है। एलपीजी पॉलिसी के बाद, वीपी सिंह जी की सरकार के बाद अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन सभी के सभी जितने भी विपक्षी पार्टी के लोग हैं सबको मिलाकर वो सरकार यहां पर बनाते हैं। जब लोकसभा में बहुमत साबित करने की बारी आती है तो केवल एक वोट से सरकार गिर जाती है। वो 272 तक शामिल कर दे, सीटों को साबित कर देते हैं, एक सीट को साबित नहीं कर पाते, और एक सीट साबित नहीं कर पाते, इस चक्कर में उनकी सरकार गिर जाती है और मात्र 13 दिन के लिए वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये रिकॉर्ड बन गया अपने आप में, सबसे कम समय देश के प्रधानमंत्री रहे। जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति है। मात्र 13 दिनों में वो अपने बहुमत को साबित नहीं कर पाए। तो याद कीजिए, सबसे ज्यादा समय देश के प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू जी, और सबसे कम समय तक देश के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी। 13 दिनों के लिए उनकी केवल सरकार बनेगी। अब इसके बाद अभी भी अनस्टेबिलिटी आएगी। एच.डी. देवगौड़ा, जी हाँ, एच.डी. देवगौड़ा जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन जरा समय ये भी दे नहीं पाएंगे। 66 से 67 तक रहे थे। अगला आई.के. गुजराल साहब, इंदर कुमार गुजराल, ये भी ज्यादा समय देश के प्रधानमंत्री नहीं पाए। 1997 से 1998 तक ही प्रधानमंत्री रहे, और फिर से देश के प्रधानमंत्री बनते अटल बिहारी वाजपेयी। अब इस बार एक खूंटा गाड़कर बैठेंगे और बहुत अच्छे समय तक देश की सरकार चलाएंगे, पूरे 5 साल अपने कार्यकाल को पूरा करेंगे। याद कीजिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने टोटल 3 बार देश के प्रधानमंत्री पद की यहाँ पर शपथ ली है, और पहली बार बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनती है। अटल बिहारी वाजपेयी 98 से अपने पूरे कार्यकाल 2002 तक का कार्यकाल यहाँ पर पूरा करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर पोखरण सेकंड यहाँ पर हुआ था। जी हाँ, ये वो समय है, ये वो समय चल रहा है जब भारत परमाणु संपन्न की घोषणा करेगा। भारत अपने परमाणु संपन्नता की घोषणा करेगा। जो काम इंदिरा गांधी ने अधूरा छोड़ दिया था, उस काम को अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने पूरा किया, और इनका भरपूर साथ दिया देश के उस समय के बहुत फेमस वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने। जी हाँ, ये वो समय चल रहा है, और भारत ने परमाणु विस्फोट किया, और परमाणु विस्फोट के साथ अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा करी कि आज से भारत परमाणु संपन्न देश है। इसके बाद अमेरिका ने हमारे ऊपर काफी सारे सेंक्शन लगाए, लेकिन उसका ज्यादा फर्क पड़ा नहीं हमारे ऊपर, और यहाँ उस समय काफी फर्क पड़ा था, लेकिन उसके बाद में बहुत समय में हटा दिया गया। अगला 1999 में कारगिल वॉर यहाँ पर हो गया था। जी हाँ, पाकिस्तान ने वो कितनी बार मार खाया हमसे? 1965 में मार खाया, 1971 में इंदिरा गांधी के समय पर मार खाया, मार खाने फिर आया है। 1991 में अटल बिहारी वाजपेयी ने और धोया। अटल बिहारी वाजपेयी को
अमेरिका का फोन आया था कि भैया पाकिस्तान आपके ऊपर परमाणु हमला यहाँ पर करने जा रहा है। जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी ने फोन करके बोला है कि मैं 25% भारत देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि पाकिस्तान सुबह का सूरज नहीं देखेगा। ऑफिशियली बयान है अटल बिहारी वाजपेयी जी का कि अगर पाकिस्तान मेरे ऊपर परमाणु हमला करता है तो मैं 25% भारत त्यागने के लिए तैयार हूं, क्योंकि वो पाकिस्तान परमाणु बम मानेगा तो 25% भारत में कब फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर हमने परमाणु बम मारा तो पाकिस्तान सुबह का सूरज नहीं देखेगा। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट देखिए, क्या लोग रहे होंगे, वो क्या लोग रहे होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री रहे और 1991 में कारगिल वॉर हुआ। कारगिल वॉर को भारत क्या कर गया था, यहाँ पे जीत गया था। अगला, सन 2000 में सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। देश के हर बच्चों को क्या दी जाए, स्कूल चले हम अपने अभियान सुनाऊंगा, जिसमें हर बच्चे को शिक्षा देना यहाँ पर अनिवार्य किया गया। और इन्हीं के समय पर 3 राज्यों का भी क्या किया गया था, गठन यहाँ पर किया गया था। आप सभी को पता होगा, 1 नवंबर मध्य प्रदेश से तोड़कर छत्तीसगढ़ बनाया गया, 9 नवंबर को उत्तराखंड को निर्माण किया गया, उत्तर प्रदेश तोड़कर, तीसरा बिहार से तोड़कर झारखंड का निर्माण किया गया। इन्हीं के समय पर सन 2000 में 3 राज्यों का यहाँ पर गठन किया गया था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद देश के प्रधानमंत्री बनते मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, 2004 से लगाकर 2014 तक। कांग्रेस वापस सत्ता में आती है। कांग्रेस के समय कई सारे काम यहाँ पर होते हैं, जिसमें से 2005 में RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन लाया गया, 2005 में मनरेगा यहाँ पर लाएगी, जिसमें 100 दिनों का रोजगार हर गांव के मजदूरों को यहाँ पर दिया जाएगा। 2009 में शिक्षा का अधिकार दिया गया सभी को, जो सर्व शिक्षा अभियान था उसके तहत 2009 में सभी को शिक्षा का अधिकार दिया गया। 2013 में अन्ना हजारे का आपको सभी को आंदोलन याद होगा, जिसमें लोकपाल बिल को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था, और इस समय पर खाद्य सुरक्षा एक्ट भी इन्हीं के समय पर यहाँ पर लाया गया था। और फाइनली 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनते नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी वापस सत्ता में आती है। नरेंद्र मोदी जी 2014 से लगाकर वर्तमान तक देश के प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत हैं, और इनके समय पर भी कई सारे यहाँ पर काम हुए थे, जिसमें से सबसे पहले 2014 में जनधन खाते खुलवाए गए, स्वच्छ भारत अभियान की यहाँ पर शुरुआत की। बहुत बढ़िया अभियान था, बहुत बढ़िया। इसके पहले लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता नहीं थी। देश के प्रधानमंत्री ने आंदोलन चलाकर देश के लोगों में स्वच्छता की एक अलग जगह थी। बहुत अच्छी पहले 2015 में नीति आयोग का गठन यहाँ पर किया गया। ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था जो गठन जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया योजना आयोग के नाम से, उसी योजना आयोग का नाम बदलकर अब 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग यहाँ पर कर दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से यहाँ पर जाना गया। उसी के बाद आप सभी को पता होगा 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी यहाँ पर की गई। मित्रों, कल से 500,000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। आपने घटना सुनी होगी, 2016 में नोटबंदी यहाँ पर लाई गई। 2017 में GST 1 जुलाई 2017 को रात की 12 बजे संसद भवन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और नरेंद्र मोदी जी ने GST को लागू कर दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यहाँ पर। तो 2017 में इसको लागू किया गया, इसलिए हर साल 1 जुलाई को GST दिवस मनाते हैं। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की 2018 में। आपको सभी को पता होगा 5 लाख रुपए से ज्यादा का 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकार करवाती है सभी गरीबों का। 2019 में 2 सबसे फेमस घटना होती है, एक तो धारा 300 हटाई गई, और 2019 में ही राम मंदिर का मुद्दा यहाँ पर आया। उसके साथ 3 तलाक का जो कानून था वो भी नरेंद्र मोदी सरकार के समय पर यहाँ पे किया गया। बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी। कई सारी घटनाएं जो है नरेंद्र मोदी सरकार के समय पर यहाँ पे हुई है। डिजिटल इंडिया अभियान चलाया गया, आत्मनिर्भर अभियान चलाया गया। बहुत सारे काम जो है लगातार सरकार के समय पर किए गए, वो सारे के सारे देश के प्रधानमंत्री जी यहाँ पर रहे हैं। आई होप आपको ये सारी की सारी बातें यहाँ पर समझ में आई होगी। तो वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री जी आपको नरेंद्र मोदी जी देखने को मिलेंगे, और मैं आपको सारी की सारी बातें प्रधानमंत्री जी के बारे में बता दूंगा। मैं थोड़ा पीछे हटता हूँ, आप इस पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर याद कर पाए, और कोशिश कीजिएगा इन चीजों को आपके कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब बारी है क्वेश्चन पूछने की। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन तो पहले ही पूछ लिया है, एक किसान दिवस मैंने आपसे पूछा है। तो आपको सभी को बताना है कि किसान दिवस जो है वो देश में कितनी तारीख को मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। दूसरा, देश में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा समय तक देश के प्रधानमंत्री कौन रहे हैं। मेरा क्वेश्चन फिर सुनिएगा, देश में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री जी कौन रहे हैं, यह आपका दूसरा क्वेश्चन रहेगा। तीसरा क्वेश्चन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो अपना लोकसभा में विश्वास हासिल नहीं कर पाए थे और उनकी सरकार यहां पर गिर गई थी। देश के ऐसे प्रधानमंत्री जो लोकसभा में अपना विश्वास हासिल नहीं कर पाए थे और उनकी सरकार यहां पर गिर गई थी। तो ये 3 क्वेश्चन है, आपको आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।